हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि स्पेशल चाइल्ड के बारे में। तो स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं? जिनका लर्निंग डिसेबिलिटी रहते हैं उनको भी स्पेशल चाइल्ड बोला जाते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जो हम लोग जैसे कि मूवी में देखा था एक बार तारे जमीन पे कि स्मॉल बी और स्मॉल डी जो अल्फाबेट रहते हैं उनमें कंफ्यूजन रहते हैं। नंबर 6 और 9 में कंफ्यूजन रहते हैं। जो बच्चे का अपर केस अगर नोटबुक रहते तो अपर लाइन और लोअर लाइन का जो लाइन रहते उसमें पता नहीं चलता कि पर्टिकुलरली उसके अंदर में कहाँ पे मेरा जो लेटर है उसको पुट करना है। तो ये सारे आ जाते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी की बच्चे को भी स्पेशल चाइल्ड में हम लोग लेते हैं, कंसिडर करते हैं। और क्या रहते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं, जिनका बिहेवियर थोड़ा सेंसरी इश्यूज रहते हैं, उनको सोशली इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं रहते हैं, उनको सोशली अटैचमेंट एकदम भी नहीं रहते हैं। तो उनको भी ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर में वो भी स्पेशल चाइल्ड में आ सकते हैं। और क्या रहते हैं जिनका स्पेशल चाइल्ड रहते जो हैंडीकैप रहते फिजिकली डिजेबल, वो भी स्पेशल चाइल्ड के अंदर में रहते हैं। अगर बात करेंगे कि ये सारे जो हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, ये दोनों कैरेक्टर को अभी एडीएसडी बोला जाते हैं। बच्चे का जितना भी डेवलपमेंटल डिले होते हैं, जिनका डेवलपमेंट प्रॉपर माइलस्टोन के हिसाब से नहीं चल रहा है, जैसे कि पकड़ सकते हैं आपकी जो टाइम पे आपको बच्चा बैठना चाहिए, जो टाइम पे आपका बच्चे का प्रॉपर चलना चाहिए, उस टाइम पे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड कि डेवलपमेंटल डिले हो रहा है। ये सारे चीजें आते हैं एडीएचडी के अंदर में। एडीएचडी रहते हैं, एडीएचडी का जो फुल फॉर्म है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आपको पहले ही पता चल गया कि हाइपर एक्टिविटी मतलब पहला सिम्टम्स रहते हैं हाइपर एक्टिविटी। तो जो बच्चे ऑटिस्टिक रहते हैं उनका बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी रहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी रहते हैं, जिनके वजह से वो एक जगह पे नहीं बैठ पाते हैं। तो हमारे दूसरा पॉइंट क्या आते हैं कि सिटिंग टॉलरेंस मतलब एक जगह पे बैठ के मेरा जो टास्क है या मुझे जो खाना खाना है, या मेरा मम्मी या मेरा टीचर जो मुझे पढ़ा रहा है, जो मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, वो मैं एक जगह पे बैठ के नहीं लिसन कर पाएंगे। सो हाइपर एक्टिविटी उनका बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको एक जगह पे बैठने को नहीं हो पाते, उनका सिटिंग टॉलरेंस बहुत ही पुअर रहते हैं। उनका जो 16 मंथ तक जो एज रहते हैं, उनका 16 मंथ में भी वो पूरा जो वन वर्ड का वो नहीं बात कर पाते हैं। सपोज कि बा, माँ, पा, ये जो वन वर्ड मतलब सिंगल वर्ड का कोई भी वो साउंड भी नहीं निकल सकते 16 मंथ तक। और अगर बच्चे का उम्र अगर 2 इयर्स हो गया तो भी बच्चे कोई भी कंबाइंड वर्ड लाइक मम्मा पापा, दादा, दीदी, ये वर्ड भी वो 2 इयर्स तक नहीं बोल पाते हैं। मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन उनका जो भाषा का जो विकास है वो प्रॉपरली नहीं हो पाते, जिनके लिए उनका कम्युनिकेशन लैक होता है। तो कम्युनिकेशन उनका प्रॉपर नहीं आते हैं। सेंसरी इश्यूज रहते हैं, जिनके वजह से ना वो कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे फिंगर्स को करेंगे, हैंड फ्लैपिंग करेंगे, कंटिन्यूअसली क्लैप कर जाएंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि हाथ को लेके कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये सारे उनका सेंसरी इश्यूज के वजह से होते हैं। तो इनको भी हम लोग ऑटिस्टिक बच्चे का सिम्टम्स में बोला जाता है कि इनका भी सिम्टम्स रहते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर में रहते हैं। काफी सारा बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे टोज वॉक भी करते हैं। टोज वॉक मतलब क्या है कि पैर का जो आपका उंगली रहते हैं उसके ऊपर आपका बच्चे चलते हैं। तो ये टोज वॉक भी ऑटिस्टिक का एक सिम्टम्स रहते हैं, जहां पे बच्चे ऐसे चलते हैं। काफी टाइम देखा गया है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो
एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब कहीं न कहीं पे ऑड बिहेवियर है। बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ में कौन बात कर रहा है या मुझे उसकी तरफ अटेंशन देना है या मेरे घर में कोई आए हैं, उनकी तरफ मुझे नज़र देना है। तो ये सारे जो बिहेवियर होते हैं, सोशल बिहेवियर, वो बच्चे का लैक हो जाता है। मतलब कहीं न कहीं पे हमारे बच्चे सोसाइटी का जो बिहेवियर रहते हैं, जो हम लोग सोसाइटी की तरफ में करते हैं, तो बिहेवियर सोशल इंटरेक्शन भी बहुत ही लैक हो जाते हैं, मतलब है ही नहीं। मतलब वो अगर आपके घर में कोई आएंगे तो उसकी तरफ वो अटेंशन नहीं देंगे। अगर उसका कोई नाम से बुला रहा है, मतलब कोई बाहर वाले नहीं, अगर खुद का भी मम्मी पापा उसका नाम से बुला रहा है, कभी कभी बच्चे का ये रिकॉग्निशन ही नहीं रहता है कि मुझे मेरा मम्मी पापा बुला रहे हैं। मैं मान रही हूँ कि बच्चे बाहर का लोगों के बात साउंड नहीं देते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बाहर का लोग नेम कॉलिंग करते हैं, तो पर उनका मम्मी-पापा जब खुद बुलाते हैं तब भी वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो उनका नेम कॉलिंग नहीं रहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि मेरा नाम वो है। मतलब सपोज़ राहुल, रोहन या आशा, श्रेया जो भी है, ये नाम नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे ऐसे रहते हैं। अभी आते हैं कि बच्चे का जो हम लोग पहले देखते हैं कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे को खेलना बहुत पसंद रहता है। जो ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं, उनका जो खेलने का जो तरीका होते हैं, वो बहुत ही ऑड रहते हैं। मतलब आपको पता लग जाएँगे कि बच्चे का जो प्ले का जो स्टाइल है ना, वो एप्रोप्रिएट नहीं है, कि कहीं न कहीं पे बच्चे क्या करते हैं, खुद अंदर में बैठते हैं और उसका पूरा सर्किल में ना टॉयज रख देते हैं और वो बीच में रहते हैं। एंड इवन उसको ना रेल या ट्रेन जैसा भी नहीं बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर देख के आपको लगेंगे कि उसका जो खेलने का जो स्टाइल है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। तो उनका जो खेलने का स्टाइल वो एप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। साइमल्टेनियसली उनका जो चीजों के साथ खेल रहा है, अगर आपने आज एक ट्रेन दिया तो कल एक एरोप्लेन दे रहा है, तो बच्चे का नहीं अच्छा लगता है। उनको क्या लगता है जो एकदम खराब हो गया, जो काफ़ी साल से वो एक ही टॉय से खेलना चाहते हैं। तो एक ना अटैचमेंट कोई भी पर्टिकुलरली एक टॉयज़ के ऊपर में उसका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहते हैं। कोई न्यू-न्यू चीज़ों के साथ में ना वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाते हैं, जो हमारे बाकी बच्चे कर पाते हैं कि बाकी बच्चे को आप देखेंगे कि आज अगर आप टॉयज़ दे रहे हैं, मतलब कोई सॉफ्ट टॉयज दे रहा है या कल अगर उसको एरोप्लेन दे रहा है, तो बच्चे क्या रहते हैं कि हर दिन उनको एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि मुझे आज ये इसके साथ में खेले तो कल दूसरे के साथ में खेलेंगे। जो ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं उनका ये नहीं रहता है। उनका कोई पर्टिकुलर एक टॉयज रहता है जिनके साथ में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और वो उसके साथ ही बहुत हैप्पी रहते हैं। बच्चे का जो साउंड रहते हैं वोकल साउंड, वो कंटिन्यूअसली बच्चे स्क्रीमिंग करना चालू कर देते हैं। मतलब उनको चिड़चिड़ापन होते हैं, तुरंत वो वैसे स्क्रीमिंग करते हैं। वो और वो स्क्रीमिंग से ना मतलब आपको पता लगेंगे कि जो बच्चे नॉर्मली नहीं करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होते हैं। इवन आप अगर उसको चाहें तो आप उसको भुलाने के लिए कुछ और टॉयज़ देंगे तो भी वो स्टॉप नहीं होते हैं। उनका बिहेवियर रिपिटिटिव होते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है। और क्या होते हैं कि प्रोनाउन रिवर्स, मतलब क्या है कि अगर बच्चे को मैं और आप दोनों में फर्क समझ में आते हैं कि मुझे चाहिए, आपको चाहिए, ये कन्फ्यूजन ऑटिस्टिक बच्चे के साथ में रहते हैं। वो मुझे और आप ये दोनों में ना फ़र्क नहीं कर पाते हैं। और भी एक सिम्पटम्स रहते हैं जो काफ़ी बच्चे के अंदर में देखा गया है। मैं ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ कि सारे पॉइंट्स एक बच्चे के अंदर में रहेंगे, ये नहीं होता है। बच्चे स्पेशल रहते हैं, बच्चे का हर कैरेक्टरिस्टिक अलग-अलग होगा। और एक क्या रहता है कि अ, वो खुद का जो आईज़ है, खुद का जो नोज़ है, ये टच करके नहीं दिखा पाएँगे। अगर आप उसके सामने खड़े रहेंगे, आप अगर बताएँगे वेयर इज़ आईज़, टच योर नोज़, तो ना वो आपको टच करके दिखाएँगे और वही काम अगर आप उसके चेहरे पे करने के लिए बताएँगे,
वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे। कोई भी चीजों में फोकस नहीं कर पाते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर रहते हैं, मतलब उनका अगर चिड़चिड़ापन एक बार चालू हुआ तो कंटिन्यूअसली वो रोना चालू कर देते हैं। कभी-कभी टाइम ऐसे भी देखा गया है कि जो घड़ी का जो टिक-टिक साउंड है, उनकी तरफ ही कंटिन्यूअसली वो देखते जा रहा है। नॉर्मली जो बच्चे जो नहीं कर पाते कि कोई एक जगह के ऊपर में कंटिन्यूअसली देख रहा है, पर हाँ, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो कंटिन्यूअसली जो घड़ी का जो टिक-टिक साउंड है उसकी तरफ देख रहा है, या फैन का जैसे फैन घूम रहा है, मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली उसके ऊपर में देख पा रहा है। तो ये एक होते हैं। अ, उसके सामने अगर कोई बहुत बड़ा साउंड भी हो गया, तो भी ना वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो भी उसका अटेंशन शिफ्ट नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं पे वो जो काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली वो ही काम कर ज पाते हैं, और कोई किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं रहते हैं, कोई भी चीज़ों में उसका फटाक से इंटरेस्ट भी शिफ्ट नहीं होते हैं। अगर मैं कपड़ा का बात करूँगी, तो पर्टिकुलरली उनको एक ही मटेरियल का कपड़ा पसंद होते हैं। सपोज़ अगर कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन का, इवन कि जो बॉय चाइल्ड रहते हैं, उनको ना जो ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं उनको ज़्यादा राउंड शेप का जो नेक रहते हैं, वो बहुत पसंद रहते हैं। उनको अगर कॉलर शेप का कोई हम लोग टी-शर्ट पहनाया तो बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो जाते हैं, वो शाउटिंग करना चालू कर जाते हैं। बच्चे के अंदर में अगर सिम्पटम्स आपने देखा है, तो ये सारे होते हैं हमारे ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर में सिम्पटम्स। अब ये ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, उनका रीज़न क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न हम लोग बता सकते हैं कि जेनेटिक डिफेक्ट। अभी जेनेटिक डिफेक्ट के वजह से ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि उसके वजह से ऑटिस्टिक हुआ है, या प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि पर्टिकुलर ये रीज़न के वजह से हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हुए हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकते हैं, डेवलपमेंटल स्पेसिफिकली ब्रेन डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी ऑटिस्टिक होने का चांसेस रहते हैं। तो काफ़ी सारा है रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। अभी अगर ऑटिस्टिक बच्चे हो गए हैं, तो अभी ऑटिस्टिक बच्चे का ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या रहते हैं, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला है मेडिकेशन, सेकंड है थेरापी। थेरापी के अंदर में काफ़ी सारा थेरापी रहते हैं, जैसे कि पेरेंटिंग स्किल ट्रेनिंग होते हैं, बिहेवियर थेरेपी रहते हैं, जहाँ पे बच्चे के साथ में काम होते हैं, बच्चे को प्रॉपरली एक उनका जो सोशल बिहेवियर है, उनका पेरेंट्स के साथ में जो घर का बिहेवियर है, वो कैसे करेंगे, सिटिंग टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका अनकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अनकॉन्शियस माइंड से कैसे उसको कॉन्शियस माइंड में रहना है, या आई कॉन्टैक्ट देना है, अगर उसके साथ में कोई बात कर रहा है, तो आई कॉन्टैक्ट देना है। तो ये सारे बिहेवियर थेरेपी के अंदर में आते हैं। और दूसरा सोशल स्किल ट्रेनिंग होते हैं, जहाँ पे उनको पता ट्रेनिंग से दौरान बच्चे को सिखाया जाता है कि सोशली उनको कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे अटेंशन देना है, मेरा डायरेक्शन कौन सा है, मतलब मुझे कौन सी साइड से साउंड आ रहा है तो मुझे उसकी तरफ अटेंशन देना है, उनका बात को लिसन करना है, मुझे मेरा टेंट्रम बिहेवियर को कंट्रोल करना है। तो ये सारे जो ट्रेनिंग होते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो सकते हैं, वेस्टिबुलर और जो प्रोप्रिसेप्टिव जो थेरेपी रहते हैं, सेंसरी इश्यूज के लिए पर्टिकुलरली यूज किया जाते हैं, जिसमें बच्चे को सेंसेशन जो होते हैं, सेंसरी जो इश्यूज रहते हैं, वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, ये एक ऑटिस्टिक बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चे अगर आपके देखा है, या आपके लग रहा है कि मेरे बच्चे के अंदर में कुछ ऐसे सिम्पटम्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो आपको तुरंत पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे भी
एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। ऑटिस्टिक मतलब ऐसा नहीं कि आज ऑटिस्टिक है और वो कल भी ऑटिस्टिक रहेंगे। उनका अर्ली ट्रीटमेंट कराएँगे तो बच्चे का चांसेस है कि बच्चे आगे जाके एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं। तो आपको अगर आपको कोई भी मेरा सिम्पटम्स है, कोई भी एक सिम्पटम्स अगर आपको देखा गया, आपको लग रहा है, तो आप तुरंत जो मैंने ट्रीटमेंट प्रोसेस बताया या न्यूरो डेवलपमेंटल जो डॉक्टर होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास में जाइए और तुरंत उनका जो भी प्रोसेस है, जो भी थेरेपी है, उनके साथ में करवाइए। और क्या होते हैं कि जो अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको पता लगा कि काफ़ी टाइम क्योंकि मैं काफ़ी साल से ऑटिस्टिक बच्चे के साथ में काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि मम्मी को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है और मेरा बच्चा कम्युनिकेशन भी नहीं है और मेरा बच्चे का बिहेवियर ऑड है। फिर भी ना काफ़ी टाइम उनका जो इन-लॉज़ रहते हैं उनका जो हस्बैंड या उनका मदर इन लॉ काफ़ी टाइम उनको बताते हैं कि "अरे! मेरे फैमिली में ना ऐसे होते हैं, तुम्हारे हस्बैंड भी ना बहुत डिले कम्युनिकेशन किया था, उनका तो स्पीच ही आया बहुत लेट।" तो आपको लगता है कि शायद उनके फैमिली में ऐसे होते हैं, इसकी वज़ह से मेरा बच्चे भी 6 साल के बाद में या 7 साल के बाद में बोलना चालू करेंगे या मेरा बच्चे का बिहेवियर भी जैसे मैच्योर होते जाएँगे वैसे मेरा बच्चे भी सही डायरेक्शन में आ जाएँगे। बट काफ़ी-काफ़ी टाइम हम लोग उसका ही एक गलत फ़हमी में बैठ जाते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है ना, वो हम लोग डिले हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए क्योंकि आपके बच्चे के अंदर में ऑटिस्टिक सिम्पटम्स है, तो अगर पता लगा तो तुरंत अगर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। मतलब जितना पहले उसका ट्रीटमेंट होगा उतना ही पहले आपका बच्चे एक जो बिहेवियर का जो डिले हो रहा है या सोशल इंटरैक्शन का जो डिले हो रहा है, ये टोटली पहले से सॉल्व होते जाएँगे। क्योंकि बच्चे का एज जितना बढ़ जाते हैं, अगर हम लोग ट्रीटमेंट बहुत लेट चालू किया, तो बहुत डिले-डिले उनका चेंजेस होते हैं। तो बेटर है अर्ली ट्रीटमेंट अगर लेना है, तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होते हैं। थैंक यू।